आइए बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 के सेक्शन बी में यानी कि खंड खा में प्रकाशिकी के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम लोग प्रकाशिकी पढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा है बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रकाशिकी, तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं कि ये प्रकाशिकी है क्या। प्रकाशिकी है क्या? वैसे तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसी के थ्रू हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो बेटा प्रकाशिकी है क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। इसको दो प्रकार से, एक किरण प्रकाशिकी पहला पार्ट, किरण प्रकाशिकी, इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, अथवा ज्यामितीय प्रकाशिकी। दूसरा पार्ट बेटा इसका ये है तरंग प्रकाशिकी। जिसको हम कहते हैं अथवा भौतिकी प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी क्या है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के सभी गुणों का या समस्त गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। ये दो प्रकार से डिवाइड होती है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को हम ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहते हैं और तरंग प्रकाशिकी को भौतिकी प्रकाशिकी कहते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं। तो प्रकाश के गुणों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले यह हम प्रकाश के में होने वाली घटनाओं के बारे में चर्चा करें कि किस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा प्रकाश का परिक्षेपण, जिसको हम
वर्ण विक्षेपण भी कह सकते हैं। पांचवा, प्रकाश का प्रकीर्णन छठवां, प्रकाश का व्यतिकरण सातवां, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। इत्यादि। ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं या प्रमुख गुण हैं जो कि प्रकाश में घटित होते हैं, और इन सभी का अध्ययन हम प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं, और जिसमें दो प्रकार आपने देखे, एक किरण प्रकाशिकी का और एक तरंग प्रकाशिकी का। तो देखिए, इसमें किरण प्रकाशिकी की जो घटनाएं हैं वो ये हैं। ये घटनाएं आपकी किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत समझी जाती हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये जो घटनाएं ये आपकी तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत आती हैं। तो अब आपके सिलेबस में ये दो घटनाएं नहीं रही, यानी ये सिलेबस में हटा दी गई, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। बाकी शेष घटनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये कुछ संक्षेप जानकारी प्रकाशिकी के बारे में और प्रकाश में जो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में। अब हम आइए अपनी पहली घटना पर चर्चा करते हैं। पहले जो हमें सिलेबस में जो पढ़नी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसके पहले प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा जिक्र उस पर कर लेता हूँ, प्रकाश पर, यानी कि लाइट क्या है। ऊर्जा का वह स्वरूप जो हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है उसे प्रकाश कहते हैं। ऊर्जा का वह स्वरूप जो हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न कराता है उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की एक रेंज होती है जो कि NCERT के मुताबिक इसको 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर दर्शाया जाता है। वैसे आप अन्य राइटरों में या अन्य किताबों में आप देख सकते हैं लगभग इसको ऐसे लिख देते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, लेकिन NCERT में आपकी रेंज लगभग में 400 नैनोमीटर यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम प्रदर्शित की गई है। तो बेटा, प्रकाश क्या है?
प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है, एक प्रकार की ये क्या है, ऊर्जा है, जो कि हमें दृष्टि संवेदना उत्पन्न कराती है, यानी बिना इसके हम कुछ देख नहीं सकते। तो इसको, ये एक प्रकार की क्या है, एक एनर्जी है। और इसमें जो दृष्टि संवेदना है, यानी जो दृश्य क्षेत्र है, उसकी रेंज आपकी, ये दृश्य क्षेत्र की रेंज है, विजुअल रीजन जो है लाइट में, उसकी ये रेंज है एनसीईआरटी के मुताबिक 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर एंड अदर अप्रोक्सीमेटली 300 एंगस्ट्रॉम टू या 380 नैनोमीटर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, ये रेंज है। इसके बाद इसकी वैक्यूम में, यानी निर्वात में जो चाल होती है, ये लाइट जो है किस प्रकार से रन करती है, इसकी जो चाल है, यानी कि निर्वात में टू 2.997 इतने लगभग लिख लीजिए 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसी को हम लगभग कह देते हैं 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रचलित मान है और इसी को हमें याद रखना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश चल सकता है। तो ये तो प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। अब आइए हम चलते हैं अपनी पहली घटना पर, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब आपका रिफ्लेक्शन तो सिलेबस में रहा नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। इसमें हमें दो माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, 2 मेरिडियन चाहिए, एक सघन और एक विरल। सघन और विरल, या सघन सघन हो सकते हैं, विरल विरल हो सकते हैं, लेकिन उनके जो अपवर्तनांक होते हैं, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, उनके अपवर्तनांक होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, उसके आधार पर प्रकाश जो है रन करता है। तो अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, कोई मान लो ट्रांसपेरेंट माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने, यदि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाए तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो ऐसे कह सकते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से अगर विचलित हो जाएगी तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है बेटा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो अब इसकी देखिए एक प्रोफेशनल जो परिभाषा
कहेंगे तो इसको हम लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे मान लो कोई ट्रांसपेरेंट माध्यम ये है, यहाँ का माध्यम विरल है, जहाँ से ये आ रही है इसको हमने पहला माध्यम मान लिया। ये दूसरा माध्यम जिसमें ये जाएगी इसको हम सघन मान लेते हैं। अब इस पृष्ठ पर ये जो है ये अपवर्तक पृष्ठ है। हालांकि ये पिछली कक्षाओं में ये टॉपिक पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी ध्यान से अट्रैक्शन जो है बोर्ड पे करके इसको पढ़िए। ये हमने इस पर एक बिंदु मान लिया, इस बिंदु पर हमें प्रकाश किरण को आपतित कराना और इस पर डाल दिया एक लंब। तो जिस पर हमें आपतित कराना है ये बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु, और इस पे जो लंब डाला गया है ये कहलाएगा अभिलंब। अब इस पर कोई प्रकाश किरण इस तरीके से इस पर आपतित होती है, तो जो आपतित हो रही है, आने वाली है या पड़ने वाली है या आपाती है, उसको हम नाम दे देते हैं आपतित किरण। अब देखिए, जब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वैसे इसका मार्ग ऐसे ये सीधी चली जाती, लेकिन नहीं, ये क्या होती है, सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो जो ये अपवर्तित होकर प्रकाश किरण आई इसको हम नाम देते हैं अपवर्तित किरण। अब ये अभिलंब की ओर झुक जाती है या विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसकी भी चर्चा मैं अभी करूंगा, क्यों ऐसा हो जाता है। ये भी एक विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये प्रश्न बनता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्यों झुक गई और विरल माध्यम में जब जाएगी तो अभिलंब से दूर क्यों हो जाएगी। इन घटनाओं के बारे में, इन पॉइंटों के बारे में अभी मैं बताऊंगा। ये हो गया अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं आई से। ये हो जाता है आपतन कोण। आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्सिव एंगल बोलते हैं या रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं। तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं आर से। इसको हम बोलते हैं, ये तुम्हारा हो जाता है अपवर्तन कोण। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इन बिंदुओं के बारे में आप सभी जानते हो। अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण क्या है?
यानी अवलंब आपतन बिंदु पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु क्या है? यानी अपवर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अपवर्तित किरण क्या है? दूसरे मार्ग में विचलित होने वाली किरण को, दूसरे माध्यम में विचलित होने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन कोण, आपतन अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ यानी कि वह पारदर्शी पृष्ठ जो दो माध्यमों को विभाजित करता है वह अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट ये हो जाएंगे। इसके बाद इसमें नियम होते हैं। इसमें दो नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब तल की बात करो, देखो जैसे ये पृष्ठ है, ये बोर्ड है, आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड है, और ये व्हाइट बोर्ड का एक तल है कि नहीं? ये एक तल है, एक प्लेन है, यही तो है एक। अब इसी में हमने सभी का आरेखण किया है, इसी में हमने आपतित किरण दर्शाई, इसी में हमने अविलंब दर्शाया, इसी में हमने अपवर्तित किरण दर्शाई। अब इसका दूसरा तल तो इसके पीछे है, होगा कि नहीं? तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, व आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होंगे। तो ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरे नियम पर बात करते हैं। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है अपवर्तन की घटना के लिए। जितने भी मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं हम इसी से इसके डिफाइन करते हैं। ये तो एक ही तल में हमने प्रकाश किरणों को प्रदर्शित कर दिया, तो ये हो गया तीनों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में। मान लो कागज के पेज पे जब बनाओगे तो एक ही पेज में तो सभी को प्रदर्शित कर दोगे। तो ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है जो कि इम्पॉर्टेंट नियम है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से यानी इससे दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब इसका मैथमेटिकल रूप देखिए, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर बराबर, इसको हम बोलेंगे नियतांक। और यही नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी इसको हम लिखने का तरीका, अगर अपवर्तनांक को हम मान लेते n, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, n यानी कि 1 and 2 ऐसे लिख देंगे। इधर लिख देंगे 1 और n 2, यानी पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिए, ये तो दो नियम हो गए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हो गया, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आप पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
कहते हैं। इसे दूसरा, इसको हम नियम, दूसरा नियम भी कहते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम इसी स्नेल के नियम का एक व्यापक फॉर्म अगर प्रदर्शित करें कि जैसे मान चलिए इस घटना में, अपवर्तन की घटना में ये तीन राशियां जो हैं प्रमुख रोल करती हैं। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल। तो इसमें जो आवृत्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अपवर्तन की घटना में ये चेंजेबल नहीं रहती है, नॉन चेंजेबल रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये याद रखना है सभी को। अपवर्तन की घटना में आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। ये तरंगदैर्घ्य और चाल, ये दोनों बदल जाते हैं। दोनों बदल जाएंगे, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगी, तरंगदैर्घ्य और चाल दोनों बदल जाएंगे। तो अब इसमें हम कुछ देखो मान लेते हैं। जैसे मान लें हम, इसका जो माध्यम है, इसका अपवर्तनांक है n1, इसका अपवर्तनांक है n2, यहाँ पर विरल माध्यम में प्रकाश की चाल है v1 और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल है v2। यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य है λ1 और यहाँ जो प्रकाश दिए जा रहा है इसकी तरंगदैर्घ्य है λ2। चूंकि तरंगदैर्घ्य और चाल क्या होते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इसको हम लिखें ये न्यू और इसको भी, ये भी वहाँ पर भी हो जाएगी न्यू। फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। देखिए इसमें जो ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n1 1n2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1n2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। यानी इसमें होता दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसी से हम स्नेल का व्यापक रूप जब लिखें, इसी से स्नेल के नियम को हम दूसरे रूप में अगर स्नेल ने इसको प्रदर्शित किया उसको देखें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 बराबर, पहले माध्यम में हमने चाल मानी है v1, दूसरे माध्यम में चाल मानी है v2, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। ये स्नेल के नियम का व्यापक फॉर्म होता है जिसमें कि तरंगदैर्घ्य, चाल और अपवर्तनांक के बीच का संबंध प्रदर्शित किया जाता है। तो इतना बेटा सबको समझ में आ गया होगा। ये अपवर्तन का जो दूसरा नियम है इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर λ1 अपॉन λ2। n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, λ1 पहले माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, λ2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। आइए इसमें पॉइंट देखते हैं। यदि प्रकाश किरण का आपतन ये अविलंबवत हो तो प्रकाश किरण में किसी प्रकार का विचलन प्रदर्शित नहीं होता, यानी इसके मार्ग में कोई परिवर्तन
नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मार्ग में तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसकी चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाएंगे। फ्रिक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं, देखो ये सीधी चली जाएगी, एंगल वही रहेगा 90 डिग्री, लेकिन चाल और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिए। इसके बाद देखो, इसमें हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि अगर हम किसी में माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करते हैं, कि जैसे मान चलिए जल आ गया, तो जल में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर हम मान लें v, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होती है। या ऐसे कह दें, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात उस माध्यम में प्रकाश की चाल कहलाती है, अर्थात v बराबर c/n। ये पहला पॉइंट इसमें देख सकते हो। दूसरा रिलेशन, यहीं से हम एक संबंध और लिख सकते हैं, v1/v2 बराबर n2/n1, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, किसी स्नेल के नियम के आधार पर। अब अगर हम इसी में तरंग दैर्घ्य, चाल और अपवर्तनांकों के बीच का संबंध देखें, तो किसी माध्यम में या किसी दूसरे माध्यम में तरंग दैर्घ्य जैसे λ2 बराबर λ1/n, यानी दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। या इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते, λ' बराबर λ/n, या ऐसे लिख सकते λ2/λ1 बराबर n1/n2। यहाँ से ध्यान रखिए, अपवर्तनांक का चाल और तरंग दैर्घ्य के साथ संबंध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपात का होता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया, इसकी चाल हो गई, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई, किसी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई। उस माध्यम में क्या करें, जैसे ऐसे कह देता सवाल कि प्रकाश निर्वात से चलकर जल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश जब निर्वात से चलकर जल में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, तो निर्वात में उसकी तरंग दैर्घ्य और उसमें हम जल के अपवर्तनांक का, अभी हम अपवर्तनांकों के बारे में भी पढ़ेंगे, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, भाग दे देंगे, वो जल में उसकी तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो जाएगी। अब आइए हम चलते हैं, जैसे हमने बात की अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। नंबर 1, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे ये माध्यम है, इसका हमने जो n1 माना था ये इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसका जो n2 माना था ये इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निर्वात में प्रकाश की चाल c और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v है। तो ये n बराबर c/v हो जाएगा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक,
अपवर्तन में याद रखिएगा, अपवर्तन में अपवर्तनांक का बहुत बड़ा रोल है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे जब पहला माध्यम 1 हो और दूसरा माध्यम ऐसे प्रदर्शित हो तो इसे 1 and 2 बराबर पहले माध्यम में चाल अगर V1 है और दूसरे माध्यम में चाल V2 है तो 1 and 2 इक्वल टू V1/V2। तो ये हो गया सापेक्ष अपवर्तनांक। परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1 and 2 से प्रदर्शित करते हैं। इसको बाद में अर्थात 1 and 2 बराबर V1/V2, बाद में इसको हम ऐसे भी लिख सकते n। जब हम इसको समझ जाते हैं तो फिर n लिख लेते हैं, अपवर्तनांक का सिंबल ही n हो जाता है। n से प्रदर्शित करते हैं अपवर्तनांक को, कहीं कहीं म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। तो अपवर्तनांक की परिभाषा याद रखिए। पहले तो हमने एक पहली परिभाषा बताई थी स्नेल के नियम से, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। या जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बेटा। अपवर्तनांक दो प्रकार से पढ़ा जाता है, निरपेक्ष यानी इंडिविजुअल, यानी उसी माध्यम का पर जल है तो जल का अपवर्तनांक, ग्लिसरीन है तो ग्लिसरीन का अपवर्तनांक, मिट्टी का तेल है तो मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक, चीनी है तो चीनी का अपवर्तनांक, कुछ भी है तो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता। और अगर दो मेरिडियन हो गए, जैसे एक निर्वात है और दूसरा जल है, तो इसको भी हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम यानी निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, समझ गए। तो ये हो गया अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक की निर्भरता, परिवर्तित कैसे हो सकता अपवर्तनांक, कैसे इसमें परिवर्तन हो सकता है। अपवर्तनांक की निर्भरता क्या है। पहली देखिए, ये ताप पर निर्भर करता है। और ताप पर कैसे निर्भर करता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एन व्युत्क्रमानुपाती कैपिटल टी, ये टेम्परेचर है, ताप है। अगर किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा तो उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक कम। दूसरी, घनत्व पर निर्भरता, एन अनुक्रमानुपाती डी, ये घनत्व है माध्यम का, माध्यम का घनत्व। तीसरा, इसका भौतिक अवस्था पर, माध्यम की भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करता है। चौथा, तरंग दैर्घ्य या रंग पर निर्भर करता। तरंग दैर्घ्य जो वर्ण होता है वो तरंग दैर्घ्य से ही निर्धारित होता है। तो यदि ताप बढ़ेगा तो अपवर्तनांक कम हो जाएगा।
घनत्व बढ़ेगा, अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाएगा। भौतिक अवस्था में भी अगर परिवर्तन होगा तो अपवर्तनांक में परिवर्तन हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होगा तो अपवर्तनांक में परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए तरंग दैर्घ्य का परिवर्तन प्रदर्शित करने के लिए एक वैज्ञानिक है कॉची। इसका भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, कॉची का सूत्र। इसको इन्होंने कुछ इस तरीके से n बराबर a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर से प्रदर्शित किया। इसको हम कॉची का सूत्र बोलते हैं। किसका? कॉची का, CAUCH, कॉशीज फार्मूला। n बराबर a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जहां a व b कॉची नियतांक हैं। तो ये इतना ओवरऑल हो गया आज प्रकाशिकी में। इसमें हमने अब प्रकाश के अपवर्तन, अब इस पर धीरे धीरे आगे प्रवेश करेंगे और अपवर्तनांक के बारे में जाना। ये सभी संबंध इसके ये अपने किसी अलग कॉपी में एक फार्मूला ड्राइव कर लीजिए। जिस जिस फार्मूला को मैंने लिखा हुआ है इनको कॉपियों में लिखिए, ठीक है। ये सभी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके।